हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस। आज है साथियों 17 नवंबर और 17 नवंबर को आल शिफ्ट यानी कि 3 शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उन तीनों शिफ्ट में से याद रखेंगे, तीनों शिफ्ट में से जो भी जीएस जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चन का हम रिव्यू लेने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए या आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्या कोई प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की। उससे पहले आप एक बार से वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में आप याद रखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट मतलब सब बदला बदला सा लग रहा है। किस प्रकार से क्वेश्चन थे देखिए, काली पूजा उत्सव किस माह में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त लावड़ी, यहाँ पर लावड़ी होगा, ठीक है, लवली नहीं होगा, यहाँ पर होगा लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र के सहयोग से होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे तुर्कान ए चहलगानी संगठन था, जो समूह था, इसका निर्माण किसने किया था, इसके बारे में प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है। क्या प्रश्न आया था, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था कि आजादी का अमृत महोत्सव जो कि चला था 2022 और 23 के शासन समय में, तो दोस्तों याद रखेंगे ये कितने सप्ताह तक चला था, ऐसा प्रश्न भी देखने को मिला था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। आज का प्रश्न पहला पूछा गया था, हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों श्री लाल बहादुर शास्त्री। क्या बनेगा, लाल बहादुर शास्त्री इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था साथियों, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछा गया था, अष्टाध्यायी जो कि आपकी प्राचीन काल की एक पुस्तक है, यानी कि आपकी कह सकते हैं जो वैदिक काल के समय की पुस्तक है, और ये दोस्तों आपकी है, आपकी किसकी, पाणिनि की पुस्तक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए बात कर लें सॉरी, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात कर लें तो इसका राइट उत्तर सिक्किम बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स के द्वारा दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर जो सिक्किम है वो दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं था, सिक्किम ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो आप बताएंगे वो कौन से 4 ऑप्शन थे जो आपके प्रश्न में दिए गए थे, उसके आधार पर हम बता सकते हैं दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। बेसिकली 2011 के सेंसस के अनुसार जो सिक्किम है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया था, चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात कर लें तो अनुच्छेद 324 याद रखेंगे, आर्टिकल 324 इसका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों इसको याद रखेंगे आप लोग 25 जनवरी, ये डेट याद रखनी है आप लोगों को दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान में राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, थय्यम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। थय्यम नृत्य उत्सव की बात करें दोस्तों तो ये आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में मनाया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तुर्कान ए चहलगानी समूह का निर्माण किसने किया था। दोस्तों याद रखेंगे तुर्कान ए चहलगानी या फिर दोस्तों इसी को कहा जाता था चालीसा दल। क्या कहा जाता था, चालीसा दल। याद रखेंगे यहां पर दोस्तों आपके 40 सरदारों का एक समूह था, 40 सरदारों का एक समूह था, जो 40 सरदार थे, लेकिन इस समूह का नेतृत्व करते थे 9 सरदार। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, 9 सरदार इस समूह का नेतृत्व करते थे, जबकि 40 सरदारों का एक समूह था जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जुड़े। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका रिपीट है, ये क्वेश्चन तीसरी बार अब पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। तो दोस्तों याद रखेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द थे ये आपके कहां पर जुड़े थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और 42वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन था जिसके तहत प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, काली पूजा उत्सव बंगाल में कब होता है। काली पूजा उत्सव की बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे अश्विन माह की अमावस्या,
जो अश्विन माह की अमावस्या है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, याद रखेंगे, यहाँ पर होता है काली पूजा उत्सव, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अश्विन माह को क्या कहते हैं हम अपनी देसी भाषा में कुंवार का महीना, क्या कहते हैं, कुमार का महीना या फिर कुंवार का महीना, ठीक है, इस तरह से कहा जाता है। कुंवार का महीना या कुंवार का महीना ये अश्विन माह होता है हिंदू कैलेंडर का, इसी में काली पूजा उत्सव होता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस नगर की चार दीवारी नहीं है। क्या पूछा था, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नगर है सिंधु सभ्यता का जिसकी चार दीवारी नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे चनहूदड़ो, चनहूदड़ो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आपका चौथी बार रिपीट हुआ है, याद रखेंगे, ये प्रश्न चौथी बार रिपीट हुआ है। क्या पता एलपीजी सुधार किस वर्ष आया था, ठीक है, ये प्रश्न आया था तो जुलाई 1991। एज इट इज क्वेश्चन कल पूछा गया था, लेकिन उसमें माह नहीं दिया गया था, उसमें माह नहीं था, उसमें केवल 1991 था। इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था, इसके समय एलपीजी रिफॉर्म के समय वित्त मंत्री कौन थे, ऐसा प्रश्न आया था। और एक प्रश्न आया था एलपीजी रिफॉर्म के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 1991 एलपीजी रिफॉर्म आया था, वित्त मंत्री दोस्तों कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल करके क्या बने थे दोस्तों, ये आपके बने थे भारत के प्रधानमंत्री। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे, याद रखेंगे, वित्त मंत्री थे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे, जबकि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। और कब आया था, 1991 जुलाई का महीना था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर बनेगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, एमएलए, जिसे हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसे हम दोस्तों विधायक कहते हैं। तो विधायकों के द्वारा क्या किया जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम की गुरु भी रही हैं और दोस्तों इन्होंने भरतनाट्यम डांस भी किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, स्कूप नामक शब्दावली, स्कूप नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर बनेगा गोल्फ। स्कूप किस में होता है दोस्तों, गोल्फ में होता है। लेकिन याद रखेंगे स्कूप शॉट पूछ ले, अगर क्या पूछ ले, स्कूप शॉट, तो स्कूप शॉट जिसे हम सुपला शॉट या सूर्या वाला शॉट कहते हैं, सूर्य कुमार यादव खेलता है, तो स्कूप शॉट हो जाएगा आपका क्रिकेट से। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन स्कूप खाली पूछेगा तो गोल्फ बताना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, एंकर रनर किस खेल से संबंधित है, यानी कि एंकर रनर नामक जो शब्दावली है ये किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये होता है रिले रेस में, रिले रेस में होता है, याद रखेंगे, जो 4x400 होती है। 4x400 का मतलब है 400 मीटर में 4 सहयोगी एक टीम से प्रतिनिधित्व करेंगे, वो 400 मीटर दौड़ेंगे, जिससे कि वो रेस आपकी 1600 मीटर हो जाए। और दोस्तों ये इसे रिले रेस कहा जाता है। उसमें एंकर रनर होता है, सबसे पहले एक दौड़ता है, फिर उसके बाद दूसरा एंकर, फिर तीसरा एंकर, फिर चौथा एंकर, ऐसे रेस होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एनडीपी क्या होता है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जब जीडीपी में मूल ह्रास को घटा दिया जाता है। जीडीपी में दोस्तों याद रखेंगे, जीडीपी, यहां पर जीडीपी लिखेंगे और माइनस मूल ह्रास लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, मूल ह्रास के द्वारा, इसका याद रखेंगे, ये जब मूल ह्रास घटा दिया जाता है तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, आजादी का अमृत महोत्सव की समय अवधि कितनी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 75 माह। 75 माह, आजादी का 75वां क्या था, याद रखेंगे, साल था, ठीक है, 75वां साल, 75 माह तक ये चला था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 12 मार्च, ऐसी डेट याद रखना है आपको, 12 मार्च 2022 से ये शुरू हुआ था, 12 मार्च 2022 से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चला था ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माफी चाहेंगे यहाँ पर 12 मार्च, 1 मिनट दोस्तों, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसकी डेट देखिए 2021 थी, वहां पर 12 मार्च, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 12 मार्च शायद 2021 थी, इसको एक बार कंफर्म करके बताइए। और ये 2022 15 अगस्त तक चला था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, सिकंदराबाद किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। देखिए हैदराबाद की जो जुड़वा बहन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हैदराबाद की जुड़वा बहन, यह कहा जाता है हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद,
ठीक है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहां पर, माफी चाहेंगे, ये अब वर्तमान में कहां पर स्थित है? इसका लोकेशन या तो तेलंगाना या तो आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है, ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? दक्षिण मध्य रेलवे जोन के। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राज्यों का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो जस्टिस थे अपने भारत के एक जस्टिस थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। तो फजल अली के बारे में याद रखेंगे, इनकी समिति की सिफारिश पर एक अधिनियम आया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दोस्तों याद रखेंगे क्या हुआ था? फजल अली कमेटी के सहयोग से राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था और इसके तहत पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना था मद्रास से अलग होकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कलिंग क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो कलिंग क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा के अंतर्गत हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। 261 बीसी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, हो सकता है कलिंग अगर पूछा है तो ये युद्ध जरूर पूछेगा अगली शिफ्ट में। तो 261 बीसी में याद रखेंगे अशोका द ग्रेट। कौन थे? अशोका द ग्रेट वर्सेस अनंत पद्मनाभन। कौन थे? अनंत पद्मनाभन। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसमें अशोका द ग्रेट को क्या कर जाता है? जीत जाता है और उसके बाद ये क्या करता है? आजीवन हथियार न चलाने का प्रण ले लेता है, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे जिससे इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने धम्म की नीति अपनाई थी और बौद्ध धर्म का पालन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? तो अनुच्छेद 32। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा हाई कोर्ट, तो याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। लेकिन रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, पीएम दक्ष योजना है ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, झाबेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? देखिए इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। ये आपकी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, कल हमने जब बात कर रहे थे इनके गुरु के बारे में, तब बताया था कि उस गुरु की शिष्या है झाबेरी बहनें, जिसमें दर्शना झाबेरी, नयना झाबेरी और रंजना झाबेरी। इनके बारे में याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? झाबेरी बहनों ने मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अक्टूबर नवंबर माह के मध्य में किस राज्य में वर्षा होती है? देखिए अक्टूबर नवंबर माह के मध्य में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। और दोस्तों एक बात याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लौटते हुए मानसून से, क्या पूछ सकता है? लौटते हुए मानसून से कौन सी वर्षा होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न के बारे में याद रखेंगे, यह भी आपका सही उत्तर बनेगा तमिलनाडु। इसी लौटते हुए मानसून को अक्टूबर नवंबर माह के मध्य की वर्षा कहा जाता है और यह तमिलनाडु में वर्षा करवाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? और यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ था। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पिछले शिफ्टों से अब रिपीट होने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इन क्लासों को जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका राइट उत्तर बनेगा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ऑप्शन में क्या दिया गया था इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों शहनाई। क्या बनेगा? शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या पूछा था? 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के जो सेंसस हुए थे उसमें जो आपका सबसे कम साक्षरता वाला जो यूटी है वो दोस्तों हो जाएगा दादर नगर हवेली। क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जबकि सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 2017 का अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? 2017 में एक फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप हुआ था। उस विश्व कप का आयोजन दोस्तों भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था? भारत में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं साथियों अनुच्छेद 29 के बारे में, तो दोस्तों ये आपका रिपीट ये भी क्वेश्चन हुआ है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों एक प्रश्न आया था और इस प्रश्न के ऑप्शन में आपको ऋग्वैदिक काल दिया गया था। क्या दिया गया था? ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आपके कोई भी राज्य या कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था,
जनगणना से संबंधित अधिनियम किस वर्ष आया था? यानी कि जनगणना अधिनियम, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना अधिनियम के बारे में। तो जनगणना जो एक्ट था ये दोस्तों आपका 1948 में आया था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा अनुच्छेद, माफी चाहेंगे, भाग 4। और अनुच्छेद के बाद अगर बात कर लें, अनुच्छेद की बात कर लें तो दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी की चर्चा की जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहां से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर बनेगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता इन्होंने की थी, याद रखेंगे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी, याद रखेंगे कौन? आईएनसी। तो आईएनसी की 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, 3 अधिवेशन की, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और दोस्तों इनके द्वारा सबसे पहले क्या की गई थी? राष्ट्रीय आय की जनगणना की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों विश्वनाथ आनंद। कौन बनेगा? विश्वनाथ आनंद ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1990-91 में। कब मिला था? 1990-91 में, ठीक है। और वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, और इसका नाम क्या हो गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या हो गया है? याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या हो जाएगा? खेल रत्न पुरस्कार, ये हो जाएगा इसका नया नाम। और दोस्तों इसका जो वर्तमान में 2022 का संस्करण था वो दिया गया है दोस्तों किसको? तो याद रखेंगे अचंता शरत कमल को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नीरद सी चौधरी की है? नीरद सी चौधरी की पुस्तक के बारे में पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे द ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडिया। क्या पूछा गया था? द ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडिया के बारे में। तो दोस्तों ये हो जाएगी नीरद सी चौधरी के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे नीरद सी चौधरी की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था विश्व में मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे जाता है? विश्व में मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? देखिए अभी भी क्या पूछा था कि अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, पहली सूट में पूछा था सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, तो उसमें क्या आया था? अनुच्छेद 32। जबकि दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो इसका राइट उत्तर बनेगा 5 प्रकार की रिट। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट के बारे में बताया था कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, लेकिन रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा हाई कोर्ट के पास अधिक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन है? क्या पूछा था? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो वहां पर ये तीनों ऑप्शन आपके पास थे, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपकी कहां पर हो जाएंगी? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कौन सी? अरब सागर में, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त पेरियार नदी कहां पर गिरती है? तो ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। पेरियार नदी जो कहां पर बहती है? याद रखेंगे केरल में, लेकिन ये किस सागर में गिरती है तो ये आपको बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सुनामी, माफी चाहेंगे, समुद्र में सुनामी किस कारण आती है? समुद्र में सुनामी आने का जो कारण है, पहला कारण आपका भूकंप हो सकता है। यदि समुद्र के अंदर भूकंप आ जाए तो क्या होता है? वो पानी क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है और वो नीचे चला जाता है। एक बात याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा कारण आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। यदि देखिए मान लीजिए यहां पर आपका ये समुद्र है और इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ इस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक तेजी से तीव्रता से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। कुछ इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। जब ये विस्फोट होगा तो ये जो इस स्थान का पानी था, इस स्थान का पानी था, वो आसपास की ओर धक्का मारेगा और आसपास की ओर ऐसे इस तरह से कॉर्नर पर क्या है? शहर बसे होते हैं, तो ये पानी सीधा शहरों में जाकर के चला जाता है तीव्रता से। तो ये क्या होता है? सुनामी आने का कारण बनता है। तो पहला भूकंप हो सकता है, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना, तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों 1950। लेकिन कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था? भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना, तो उसका राइट उत्तर 1951 था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे 1931 में फांसी नहीं दी गई थी? तो दोस्तों वहां पर 3 ऑप्शन आपके सामने थे। एक था शहीद भगत सिंह का,
किसका? शहीद आजम कह सकते हैं या शहीद भगत सिंह का ये नाम था। तो दोस्तों ये आपका क्या था? इसमें शामिल था। एक दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया था सुखदेव। क्या दिया गया था? सुखदेव। ठीक है, सुखदेव। तो ये भी नाम थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल थे। लेकिन चौथा जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, तो ये तीनों को फांसी दी गई थी, जबकि जो चौथा ऑप्शन होगा वो इसका विषम उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, संविधान में 101वां संविधान संशोधन क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे जीएसटी से संबंधित है और विजय केलकर समिति, ये भी याद रखेंगे जीएसटी से संबंधित है। और दोस्तों इसमें विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह हुआ था। ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुआ था। और इसका जो एक्ट था वो 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में 1 जुलाई, ये भी डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के आधार पर होती है? तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी रिपीट हुआ है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका राइट उत्तर अनुच्छेद 75 बनेगा। क्या बनेगा? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, याद रखेंगे, भारत के। इसके अतिरिक्त ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका जो क्या कह सकते हैं, मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका राइट उत्तर भी बनेगा कौन सा? अनुच्छेद 75, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र के सहयोग से किया जाता है? देखिए बेसिकली अभी तक क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि लावड़ी नृत्य, क्या पूछा जाता था? लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य बता देते थे हम लोग महाराष्ट्र। ठीक है, क्या बता देते थे? महाराष्ट्र। लेकिन इस बार एसएससी ने इसको टप कर दिया और उसमें पूछा किस वाद्य यंत्र के सहयोग से होता है। जैसे डीजे बजता है तो हम लोग नृत्य करते हैं, उसी प्रकार जब ढोलक बजता है, जब दोस्तों ढोलक बजता है तो क्या होता है दोस्तों? महाराष्ट्र के लोग लावड़ी नृत्य करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लावड़ी नृत्य ढोलक के सहयोग से होता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित त्योहार हो जाएगा आपका दोस्तों नवरोज। क्या हो जाएगा? नवरोज। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भारतीय संविधान के भाग 19 में किसका उल्लेख है? देखिए भाग 19 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रकीर्ण के बारे में चर्चा की गई है। सीधा सा जब हम इसको संविधान को पढ़ते हैं तो भाग 19 ऐसे लिखा जाता है और भाग 19 के सामने आपका प्रकीर्ण लिखा होता है, यानी कि विविध के बारे में कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों अगर पूछ ले भाग 20 के बारे में, किसके बारे में? भाग 20 के बारे में, तो दोस्तों ये संविधान संशोधन से, किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मौसमी फसलों से संबंधित प्रश्न आया था। जैसे क्वेश्चन में दे दे कि जो चावल है वो किस मौसम से संबंधित है, ऐसे प्रश्न थे, लेकिन एग्जैक्टली क्या प्रश्न था ये पता नहीं चला है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। यदि आज का एनालिसिस आपको पसंद आया है तो एक बार से क्या करना है दोस्तों में जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इसको एक बार शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, तो दोस्तों इसको जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार GS बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।